नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि 108 दिन की सीरीज़ हम लोग लेकर के आए थे जुलाई के महीने में। और इस 108 दिन की सीरीज़ में अभी तक टोटल 74 लेक्चर हमने हिस्ट्री को लेकर के, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल को लेकर के लिया है। 4 लेक्चर सीरीज़ आई है हम लोग की। टोटल आपके न्यूज़ को लेकर के जनवरी से लेकर के जून तक का घटनासार हमने कवर किया है। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पर ज्योग्राफी आ रही है। तो ज्योग्राफी के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है, लेकिन जो लोग रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं उनके लिए ज़्यादा कारगर है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर 2-3 क्लास के बाद एक मैपिंग की क्लास भी लाई जाए। जैसे मैंने इसके पहले जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं या पर्वत हैं भारत के, उसको लगभग कवर कर दिया है। फिर चाहे वो प्रायद्वीपीय पर्वत हो या फिर मध्य में जो पड़ने वाले पर्वत हैं, जैसे हरिशंस श्रेणी हो गई, सतपुड़ा की श्रेणियाँ हो गई, मैकाल पर्वत हो गया, ये सब, और नॉर्थ के जो पर्वत हैं उसको भी मैंने मैपिंग में बाकायदे करा दिया है। यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मैप मिला हुआ है। ठीक है, आप लोग जा करके सर्च कर लीजिए और खुद से एक बारी प्रिंट आउट करके उसको भरने का प्रयास करिए। आज हम लोग केवल थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, मोस्टली थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, बस उसको समझ के आगे चलना है। मैपिंग मैं उसकी किसी एक दिन फिर से करा दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तेजी के साथ हम लोग इसको करेंगे क्योंकि 2-2 सब्जेक्ट लाने के लिए कहा था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि परसों जो है कोई दूसरा सब्जेक्ट यानी कि मिडिवल इंडिया लेकर के आऊँ। तो 3 दिन ज्योग्राफी की क्लास चलाऊंगा और 3 दिन आपका मिडिवल इंडिया चलेगा। उसी तरह से एंशियंट के साथ आप बता दो कि क्या साइंस लाना है या इको लाना है, इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें अगर आप क्लियर कर दोगे तो उसी हिसाब से मैम भी लेकर के आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, यानी कि जो भी साउथ और मिड इंडिया में पड़ती हैं पर्वत श्रेणियाँ यानी कि माउंटेन्स और जो भी हिल्स हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में बना हुआ है। ठीक है, ये जो है गोंडवाना भूमि के अपक्षय और अपवाह के कारण प्राचीनतम भूभाग है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और किसके कारण बना हुआ है? तो अपक्षय यानी कि जो आपका वेदरिंग होता है, और अपवाह के कारण यानी कि ड्रेनेज के कारण ये प्राचीनतम भूभाग बना है। इसमें चौड़ी घाटियां हैं, यानी कि काफ़ी जो भी आपकी वैलीज पाई जाएंगी वो थोड़ी चौड़ी हैं और छिछली हैं, और कई ठो गोलाकार पहाड़ियां हैं, बहुत सारी गोलाकार पहाड़ियां भी इसमें देखने को मिलेंगी। मुख्य भाग क्या होता है? तो मध्य उच्च भूमि होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो दक्कन का पठार देखिए, ऐसे समझ लो कि ये जो है पूरा दक्कन का पठार है और ये सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार है, जो मालवा पठार के अधिकतम भागों में फैला है। उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। तो बस ये जान जाइए कि नर्मदा जहाँ बहती है, नर्मदा किधर बहती है? पश्चिम की ओर बह रही है भारत में। ठीक है, तो इसके ठीक उत्तर में ऊपर जो है प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार का अधिकतर भागों में फैला है। यहाँ पर बेसिकली मालवा पठार है, तो इसी को सेंट्रल हाईलैंड या मध्य उच्च भूमि के रूप में जानते हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। तो जो विंध्याचल पर्वत है वो नीचे आपका मालवा प्लेटू के आसपास से घिरा हुआ है, और ऊपर या उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। जब हम लोग उसका मैप देखते हैं, देखिए मैप भी थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ कन्फ्यूजिंग है। हालांकि मैंने सोचा था मैप आज नहीं कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बिना मैप के काम नहीं चलता है, तो कुछ चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। देखिए विंध्य के बारे में क्या कह रहा है कि इसके उत्तर में मालवा प्लेटू पड़ेगा और उत्तर पश्चिम में एक तरीके से अरावली के पहाड़ जो है वो देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा था। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं किए उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी होगी और उनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप लेक्चर स्किप कर लो, सीधे पिछला लेक्चर देखो, यानी कि लेक्चर सीरीज़ 5 देख लो, उसके बाद इसको देखना स्टार्ट करो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, आगे हम लोग चल रहे हैं इस पर, क्योंकि हम लोग का जो काम है हम लोग उसको करेंगे ही करेंगे। तो अरावली श्रेणी कहाँ से कहाँ तक रहती है? तो गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान, हरियाणा और थोड़ा बहुत दिल्ली तक भी जो है लगभग 800 किलोमीटर में ये विस्तृत है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण हुआ था प्री कैम्बियन काल। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है कि अरावली का निर्माण कब हुआ था। तो प्री कैम्ब्रियन एज में हुआ था, जो कि 600 to 570 मिलियन वर्ष पूर्व जो है माना जाता है। ये प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जो कि विश्व की प्राचीन श्रृंखलाओं में से या उच्च श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर के
ऊंचाई की है। ठीक है, ये एक अवशिष्ट माउंटेन है। ये भी मैंने आपको बताया था कि रेजिडुअल माउंटेन है। रेजिडुअल माउंटेन का मतलब ये होता है कि बहुत ऊंचा माउंटेन अगर इरोजन और वेदरिंग के थ्रू, अपक्षय और अपर्दन के थ्रू धीरे धीरे कट छट करके छोटा हो जाता है और अवशेष बचा होता है तो उसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। तो वही चीज़ की डेफिनेशन यहाँ पर उसी चीज़ की लिखी हुई है कि उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर के नीचे हो जाते हैं और उनके अवशिष्ट या शेष भाग अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। ठीक है, चूंकि इसका निर्माण जो हुआ है वो आपको मैंने बता ही दिया कि इरोजन और वेदरिंग की फिनोमेना के थ्रू हुआ है, अपर्दन और अपक्षय के द्वारा हुआ है, इसीलिए इनको घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, यानी कि इरोडेड माउंटेन भी इसको कहते हैं। तो इरोडेड माउंटेन का अगर एग्जाम्पल पूछे तो अरावली आएगा, सतपुड़ा और विंध्य, यानी कि तीनों माउंटेन्स जो आसपास में आते हैं, सबसे ऊपर आपका आता है अरावली, फिर आता है विंध्य और सबसे नीचे आता है सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज क्या करती है? सतपुड़ा बेसिकली भारत को दो भागों में एक तरह से डिवाइड करती है। ठीक है, बस ये याद रख लो, सतपुड़ा के उत्तर में जाओगे तो नर्मदा बहती है और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती, बीच में सतपुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो मैप टेक्निकल टीम ने लगाया है उसको ध्यान से देख लेते हैं। ये सारा पोर्शन मैंने जो लगभग आपका कवर कर दिया है। ठीक है, ये सारा पोर्शन मैंने आपका कवर कर दिया है। ठीक, जो लोग भी मेरे लेक्चर्स देखे होंगे उनको पता होगा कि बिल्कुल मैपिंग के साथ ये सारे पोर्शन को हमने कवर किया है। नीचे हम लोग आते हैं तो हमने अरावली पर्वत श्रेणी देखी थी, इसका ऊंचा शिखर गुरु शिखर देखा, विंध्याचल की पर्वत श्रेणी देखी, कैमूर की देखी, राजमहल की पहाड़ियाँ देखी। ठीक है, नीचे महादेव पहाड़ियाँ देखी, मैकाल देखी, इसकी ऊंची चोटी महादेव पहाड़ी की, धूपगढ़ देखा, हालांकि वही धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की भी ऊंची चोटी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नीचे इसके सतपुड़ा पर्वत देखा, फिर मैंने बताया कि कालसूबाई जो कि हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी थी कालसूबाई। ठीक है, फिर हम लोग नीचे आए तो हमने देखा कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ बेसिकली क्या है कि जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है उनका मिलन स्तर जो है वही नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। शायद लास्ट लेक्चर में मैंने उसके नीचे इलायची की पहाड़ियों को ये बोल दिया था, बट एग्जैक्टली याद रखिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिए कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी आती है दोदा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। अगर ओवरऑल प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की बात करोगे तो वो आती है अनाईमुड़ी। ठीक है, उसके नीचे है अनाईमुड़ी जो कि ज्यादा ऊंची है। ठीक है, फिर आती है कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां। ठीक है, ये पूर्वी घाट का पूरा क्षेत्र था। यहाँ पर महेंद्रगिरी पर्वत और महेंद्रगिरी के नीचे मैंने बताया पूर्वी घाट का सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है जिंदागाड़ा। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। अब आगे देखते हैं, सतपुड़ा रेंज जो है वो दक्कन के पठार का भाग है। ठीक है, डेक्कन प्लेटू का भाग है और इसका विस्तार कहाँ कहाँ होता है? तो विस्तार याद रखिएगा, गुजरात में थोड़ा सा होता है, फिर आप सीधे नीचे आ जाओगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो डेक्कन प्लेटू जो है इन चारों जगहों पर फैला हुआ है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग में नर्मदा है सतपुड़ा के, यानी कि अगर सतपुड़ा हिल है ये, ठीक है, सपोज करो ये सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा के ऊपर जो है ये नर्मदा बहती है और नीचे आपका बहती है तापी या ताप्ती। ठीक है, दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग यानी कि पश्चिमी गामी नदियां हैं, यानी कि पश्चिम की ओर बह करके अरेबियन सी में मिल जाती हैं। सतपुड़ा श्रेणी इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। धूपगढ़ जो चोटी है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी याद रखना है कि धूपगढ़ चोटी जो है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, यह पंचमढ़ी में स्थित है। तो पंचमढ़ी जो है एक आप कह सकते हो हिल स्टेशन है, वहीं पर धूपगढ़ स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको नहीं बताया था, तो याद रखिएगा कि भारत में ये वाला जो एरिया है पश्चिमी घाट में आता है। ठीक है, तो इसी में इसको सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई और बाकी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी थी, फिर भी देख लीजिए कि 1200 मीटर के आसपास में इसकी औसत ऊंचाई है। केरल में इसको सव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। तो अगर प्रश्न ये पूछे कि किस पर्वत को केरल में सव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में पड़ती है, उसका नाम है अनाईमुड़ी, जो कि 2695 मीटर के ऊंचाई वाली है। वहीं अगर दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र की, मतलब दोनों क्षेत्रों का अगर कंपैरिजन किया जाए, पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, तो आप देखोगे कि दक्षिणी क्षेत्र ज़्यादा ऊंचा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दोदा बेटा पाई जा रही है जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है, और सबसे हाईएस्ट पीक जो पश्चिमी घाट की पाई जाती है अनाईमुड़ी भी दक्षिणी क्षेत्र में ही पाई जा रही है। तो इसका मतलब है कि जब उत्तरी साइड से कंपेरिजन करोगे दक्षिणी साइड ऑफ पश्चिमी घाट के, तो पश्चिमी घाट का दक्षिणी एरिया ज़्यादा ऊंचा दिखाई देता है। फिर पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में, उत्तर में तापी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ठीक है, तो केप कैमोरिन यानी कि कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। उत्तर में मैंने आपको फोटो बना करके बताया भी, ऐसे पूरा ऐसे दिखा करके मैंने बताया था कि आप क्या मानोगे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पश्चिमी घाट, ठीक है,
कहीं कहीं ऐसा नहीं देता है कि स्टार्ट हो रहा है, लेकिन काठियावाड़ तट से आप स्टार्ट मानोगे और पूरा होते हुए ये कहाँ तक आएगा, नीचे केप कमोरिन या कुमारी अंतरीप तक आता है, इसका पूरा विस्तार है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि उत्तर में तापी का जो मुहाना है, जहाँ तापी जो है अरेबियन सी में या अरब सागर में मिल जाती है, वहाँ से स्टार्ट होता है और कुमारी अंतरीप या केप कमोरिन तक आता है 1500 किलोमीटर की लंबाई में। ये कैसे पर्वत है, तो जो पश्चिमी घाट है वो भ्रंशोत पर्वत है या ब्लॉक पर्वत है, जिनका निर्माण स्थलखंड के एक अरब सागर के अपसंवेलन के कारण हुआ था। तो दे आर फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ पीस ऑफ लैंड इन द अरेबियन सी, मतलब अरब सागर में एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर उठ जाने के कारण हुआ था, अपलिफ्टमेंट के कारण हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी देखिए होता क्या है कि अब जैसे इतनी हिंदी लिखी हुई कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने उसको इंग्लिश में रेफर कर लिया। इस तरीके से जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ना समझ में आए तो इंग्लिश जरूर रेफर कर लिया करिए। तो अब संवलन का मतलब है अपलिफ्टमेंट के कारण जो है इसका निर्माण हुआ था। पश्चिमी जो ढाल है वो तीव्र और खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ी नुमा क्रमशः नीचे होता हुआ पठारी है। फिर इसमें एक बात है कि ग्रेनाइट और नीस से इन सैलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ग्रेनाइट और नीस जो होती हैं वो इग्नियस रॉक होती हैं, आग्नेय शैलें। सीधे समझो कि जब लावा मतलब मैग्मा जो है वो लावा के फॉर्म में तो लावा के फॉर्म में जब बाहर आता है तो क्या होता है, जब पहली बार प्राइमरली जब वो सॉलिड बनता है तो उससे ग्रेनाइट चट्टानें ही बनती हैं। ठीक है, फिर जब उसमें कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो अवसादी चट्टानें बनती हैं, जिनको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और जब एक दूसरे में परिणित हो जाती है कि भाई चूना पत्थर था, CaCO3 जो है कन्वर्ट हो गया आपका मार्बल में, तो उसको हम लोग मेटामॉर्फिक कहते हैं या रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नीस सैलों से बना है। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे ऐसे इंडिया बनाओगे तो आपको पता है कि 8 डिग्री 4 मिनट जो है मुख्य स्थलीय भूमि है, तो अगर 16 डिग्री तक चले जाओगे, ठीक, तो यहाँ पर मुख्यतः पश्चिमी घाट जो है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन पड़ता है आपका, ये बेसाल्ट शैलों से बना हुआ है। और गोवा से स्टार्ट करोगे, कहीं यहाँ गोवा होगा तो यहाँ से जो है फिर बनना शुरू हुआ है ग्रेनाइट और नीस सैलों से। ठीक है, आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ। ये भी मैंने आपको मैप में लास्ट लेक्चर में दिखा दिया था। नल्ला मलाई या नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के सीमा मध्य पर पड़ती हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में ही नल्ला मल्ला फैली हुई हैं। और ये कृष्णा और पेन्नार नदियों के बीच में फैली हुई है कि भाई ऊपर तो कृष्णा ऊपर और पेन्नार नदियाँ नीचे बहती हैं। याद रखिएगा, नल्ला मलाई पहाड़ी या नल्ला मल्ला दोनों अगर देता है तो याद रखेंगे कि ऊपर कृष्णा बह रही है और नीचे जो है पेन्नार नदी बह रही है, और इन दोनों के मध्य में स्थित है नल्ला मलाई, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की ही सीमा पर पड़ती है। पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है ये। ठीक है, जो पहाड़ी का बात कर रहे हैं हम लोग नल्ला मलाई, ये कहाँ से कहाँ है, पूर्वी घाट की पहाड़ी में स्टार्ट होती है, पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर चलती है और महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य पड़ती है ये। फिर आती है जावादी हिल्स, ये भी हम लोग देख चुके थे, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये पॉइंट जो है नोट डाउन कर लेना है या देख लेना है फिर से मैप में जा करके। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात है नीलगिरी पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित है। मतलब कि कुल मिला के ऐसे समझे कि इट्स अ जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। कौन सी वो पहाड़ी है, तो उसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, दोदा बेटा जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक नहीं है, ये है नीलगिरी की हाईएस्ट पीक, यानी कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, जो कि 2637 मीटर ऊंची है। जबकि अगर बात करें कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो है अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर है। ठीक है, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति जो है वो यहीं निवास करती है, यानी कि नीलगिरी पर्वत के पास ही फुटहिल्स के पास उसके निवास करती है आपकी टोड जनजाति या टोडा जनजाति। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी केरल तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। अभी जस्ट मैंने आपको ये चीज़ बताई है। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ कहाँ पर है, तो TKK मैंने बताया था। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये पर्वत ग्रंथ ही है, यानी कि एक नोड्यूल टाइप की जो है माउंटेन है। कार्डमम पहाड़ी, जिसको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में। देखिए, जब आप मैप बनाओगे अगर ध्यान से देखोगे तो इस हिस्से में आपका केरल पड़ता है और इसके बाद तमिलनाडु पड़ता है। ठीक, तो अगर इधर की ओर देखा जाए स्थिति इसकी, तो दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से, मतलब इसका दक्षिण हिस्सा और ये पूर्वी हिस्सा, ऐसे तीर लगेगी। ठीक, और जो वहीं तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में ये स्थित है, यहीं पर स्थित है। ठीक है,
तो एक बार खुद से जो है मैप रेफर करिएगा। यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करिए। अभी उसमें सत्यप्रकाश सर ने 3 मैप दिए हैं। एक इंडिया का मैप दिया है जो कि ब्लैंक मैप है, दूसरा है आपका रिवर सिस्टम का मैप है, और तीसरा है आपका पॉलिटिकल इंडिया का मैप है, राजनीतिक मैप है। तो जो राजनीतिक मैप है उसको एक बार प्रिंट करा लो यार कहीं से आप लोग, और जो ब्लैंक मैप है उसको भी, जितनी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं उसको मैपिंग करते चलो। देखो ज्योग्राफी में सबसे अच्छा नंबर पाने का तरीका है कि आपको लोकेशन याद होनी चाहिए। अगर आपको लोकेशन याद है कि कौन किसके ऊपर, कौन सी नदी नीचे से बहती है या कौन सा पर्वत उसके ऊपर है, ठीक है, प्लेट्यू कहाँ पड़ता है, कब पश्चिमी घाट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कौन सा जंक्शन पॉइंट है, अगर चीज़ें बिल्कुल लोकेशन वाइज क्लियर हैं तो मुझे लगता है कि 80% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। 20% है रट्टाफिकेशन की, सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है, क्योंकि उसको मैप में डायरेक्टली दिखा के याद नहीं कर सकते हो, उसे रटना पड़ेगा, ठीक है। तो दिखाने को दिखा सकते हो बट वो एक्चुअली वो चीज़ें बिना याद किए नहीं होंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैप जो है खरीद लीजिए आप लोग। वैसे यूपीएससी हिंदी वाले मुझे लगता है कि जल्दी ही मैप की एक बुक भी ले करके आने वाले हैं जिसमें ब्लैंक मैप्स रहेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जो है आ जाएगा तो उस मैप को आप लोग भरते रहिएगा। तमिलनाडु के दक्षिण, ये बता दिया हूँ मैं। फिर आता है इलायची की पहाड़ियाँ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कार्डेमम हिल्स। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम का मतलब ही इलायची है, तो कार्डेमम हिल्स मतलब इलायची की पहाड़ियाँ कभी कभी हिंदी में लिख देता है, लेकिन आप लोग एक्सपेक्ट करिएगा कि इंग्लिश में कार्डेमम ही लिख करके आएगा, ठीक है। तो व्यापक रूप से कार्डेमम की खेती की जाती है किस हिस्से में, तो आपका कार्डेमम की पहाड़ियों में ही की जाती है, ठीक है। फिर आता है शिवराय हिल्स, तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है शिवराय हिल्स, और ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। मैंने इसको दिखाया था जब मैपिंग हम लोग कर रहे थे, अभी फिर नहीं दिखाऊंगा, कल की क्लास करिएगा, उसमें बाकायदे पूरा मैपिंग के साथ दिखाया गया है। बस ये याद रखिएगा कि जो लोकेशन दिखाई थी वो तमिलनाडु में पड़ता है और सलेम एक स्थान है, वहाँ पर जो है ये स्थित है। तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है यारकॉड। वो यारकॉड हिल स्टेशन जो है इन्हीं पहाड़ी यानी कि शिवराय हिल्स पर ही पड़ता है। महादेव पहाड़ी कहाँ है, महादेव पहाड़ी सतपुड़ा का मैंने भाग बताया था, और ये कहा था कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी धूपगढ़, वो महादेव पहाड़ियों की मैंने सबसे ऊंची चोटी वही बताई थी, ठीक है। तो सतपुड़ा और महादेव पहाड़ियाँ अलग नहीं है, एक ही पहाड़ी का भाग है। सतपुड़ा इज ए बिगर रेंज, और उसी में जो छोटी रेंज है उसका नाम है महादेव पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती हैं और बिहार के सासाराम तक जाती हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको हमने मैप में नहीं दिखाया था, हम इसको मैप में मैपिंग कर देंगे, ठीक है। या खुद से आप देख करके कैमूर पहाड़ियों को मैपिंग में कर लीजिए कि मध्य प्रदेश से कोई भी एक पहाड़ी स्टार्ट करिए और ऊपर की ओर थोड़ा सा ले जा करके बिहार में खत्म कर दीजिए सासाराम के आसपास, ठीक है। सासाराम में किसका मकबरा बना हुआ है आप बता सकते हो क्या, आपने हिस्ट्री पढ़ लिया। फिर है गढ़जात की पहाड़ियाँ, उड़ीसा राज्य में स्थित है जहाँ गोंड जाति निवास करती है। तो गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में स्थित हैं, ये भी मैंने अपने मैपिंग में कवर नहीं किया था, तो ये याद रखिएगा। गढ़जात की पहाड़ियाँ जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है जहाँ पर गोंड जनजाति निवास कर रही है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, तो अजंता श्रेणी जो है वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है, इसको भी हमने मैपिंग में कवर किया है। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में है। अब ये जितनी भी पहाड़ियाँ पड़ रही हैं हमने कवर नहीं किया है, तो इसको जो है आप लोग इंपॉर्टेंट रूप से एक बारी मैपिंग में देख लीजिएगा, या जब हम लोग मैपिंग कराएंगे तो इसको हम लोग कवर करेंगे। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र में है। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में पड़ती हैं और पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। तो जो महेंद्र पर्वत हमने बताया था उसी का ये हिस्सा है आपका रामगिरी की पहाड़ियाँ। मैकाल श्रेणी जो है सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, ठीक। तो जब सतपुड़ा रेंज आप देखते हो, ऐसे सतपुड़ा पूरी लंबी सी फैली हुई है, तो इसका जो पूर्वी क्षेत्र है ना वही मैकाल रेंज है। थोड़ा सा नीचे ऊपर हो सकता है लेकिन यही जो है मैकाल रेंज है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, ठीक है। फिर आती है बात पर्वत चोटियों की। देखिए पर्वत क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि पहाड़ जो होते हैं उनका पूरा एक रेंज होता है। जैसे हिमालय को आपने देखा तो आप देखते हो कि भारत के नंगा पर्वत से स्टार्ट हो रहा है उसका बनना और पूरा स्ट्रेच हो रहा है आपके अरुणाचल प्रदेश तक, नामचा पर्वत तक, ठीक है। तो जो ये पूरी श्रृंखला है ना हिमालय की वो बहुत दूर तक गई है, लेकिन उसके बीच बीच में छोटे छोटे पर्वत पड़ते हैं। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि कंचनजंगा पर्वत, तो क्या वो हिमालय का पार्ट नहीं, वो है तो हिमालय का ही पार्ट, लेकिन कंचनजंगा अपने आप में एक अलग ही पर्वत है। फिर अगर आपसे पूछ ले कंचनजंगा की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा ही चोटी है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, पर्वत का भी नाम वही है, चोटी भी वही है उसकी। अच्छा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो याद रखना है कि एक पूरी पर्वत श्रृंखला है, उसमें सबसे ऊंची चोटी है
तो उसमें जो ऊंची वो होती हैं, हिल्स होती हैं, उन्हीं को हम लोग पर्वत चोटियां कह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माउंट एवरेस्ट को लेकर के। ये सबको पता भी होगा, विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये। इसकी ऊंचाई 8,848 है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो 2020 में एक भूकंप जो आया था 2016 में, तो उसके बाद से ये देखा गया आधिकारिक रूप से कि इसकी ऊंचाई बढ़ी हुई है। तो कितनी बढ़ी हुई थी? 8,848.86। ठीक है, ठीक है। तो ऑफिशियल डेटा यही है। कभी कभी आपको 8,800 अगर 49 दिख जाए तो उसको टिक कर सकते हैं, अगर 48 वाला ऑप्शन नहीं है तब। ठीक है, ओके। बछेंद्री पाल कौन है? बछेंद्री पाल वो पहली भारतीय महिला है, याद रखना है। उसके पहले भी लोग चढ़ चुके हैं, हो सकता है नेपाली चढ़े हों या बाहर से लोग चढ़े हों, लेकिन बछेंद्री पाल वो पहली महिला है जो कि भारतीय है और ये एवरेस्ट को फतह कर रही है, एवरेस्ट शिखर को चढ़ रही है। 1984 में ये चढ़ चुकी हैं। सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंटेन गार्डन ऑस्टिन या K2 है। ये आपको पता है कहाँ पर स्थित है? तो जो काराकोरम लद्दाख जस्कर है उसमें काराकोरम में यहाँ पर जो है K2 आपका स्थित है, अगर भारत ऐसे कुछ बनेगा तो। ठीक है, थोड़ा गंदा बन गया है, बस समझ जाइएगा। ठीक, तो K2 यहाँ स्थित है। गार्डविन ऑस्टिन भी इसको बोलते हैं, कागिर भी इसका नाम है। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, समुद्र तल से 8,611 मीटर है। सब कुछ आपको बताया गया है। और POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो उसका उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। अगर ये पूछा जाए उसमें अगर K2 भी दिया रहेगा तो K2 ऑप्शन में नहीं लगाना है, क्योंकि K2 जो है हिमालय पार की भारत में सबसे ऊंची चोटी है, और बेसिकली सबसे ऊंची चोटी हिमालय पार की है। ठीक है, तो हिमालय और हिमालय पार अंतर है दोनों में। कहाँ स्थित है कंचनजंगा? तो मैंने बताया सिक्किम राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 2016 में यूनेस्को के द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग यानी कि मिक्स्ड साइट के रूप में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी शामिल किया गया है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, जो आपको पता है कि नंगा पर्वत से ही स्टार्ट होता है हिमालय और नामचा पर्वत तक जो है स्प्रेड करता है, यानी कि फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई कुछ 7,800 मीटर के आसपास, 8,000 मीटर के आसपास है। इसके बाद जो है चौथी जो है सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, 7,800 मीटर के आसपास में। और पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है 1988 में प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में। तो एक बात और बताना चाहता हूँ, यूनेस्को जो है ये 3 तरह से अपनी साइट जो है चुनती है। पहला होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से, दूसरा होता है कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक रूप से, और तीसरा होता है मिक्स्ड। ठीक है, तो ये तरीका है चुनने का। यहाँ पर जो है मैपिंग के माध्यम से दिखाया हुआ है कि K2 है, नंगा पर्वत है। इसके साथ में मैंने आपको 2 मैप और दिखाए थे। क्या क्या दिखाया था? एक दिखाया था मैंने यहीं पर गशेर ब्रह्म और नीचे मशेर ब्रह्म दिखाया था। फिर कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, गौरी शंकर, ये सारी ही हिमालय की चोटियाँ हैं। ये मैंने आपको वर्क भी दिया था कि कामेत और नंदा देवी आप लोग खुद दिखा दीजिएगा, हालांकि आज इसमें दिखाई दे रहा है। फिर आता है गुरु शिखर। गुरु शिखर है आपकी जो अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर मलयगिरी, महेंद्रगिरी है। एक सेकंड में थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा होगा क्लियरली। ठीक है, यहाँ पर अनाईमुड़ी और दोदा बेटा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आज क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, यह भी हमने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ रहे हैं। राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। ठीक, सपोज करिए कि कभी ऐसा प्रश्न भी आ जाए तो हम लोग इसको टिक कर लेंगे। कामेत और त्रिशूल पर्वत कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। त्रिशूल के ऊपर मैंने एक प्रश्न भी कराया था, उसको देखने के लिए आप लोग लेक्चर नंबर 2, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में मैंने उसको कराया है, वो चीज़ देख सकते हैं। फिर गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है, तो इस पर भी प्रश्न पूछा हुआ है डायरेक्टली कि गोसाई थान कहाँ स्थित है, तो तिब्बत में स्थित है। अगर ऑप्शन में नेपाल रहेगा तो नेपाल टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर तिब्बत के अलावा नेपाल है कि सपोज कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो कि अगर तिब्बत भी रहे नेपाल भी रहे तो तिब्बत ही टिक करिएगा, लेकिन अगर केवल नेपाल है तो नेपाल टिक कर दीजिएगा। माउंट आबू पर्वत जो है वो आपका अरावली पर्वत का भाग है। उटक मंड को उटक मंडलम भी कहते हैं, इसी को ऊंटी कहते हैं। ठीक है ना, कई लोग से सुनते होंगे कि ऊंटी घूमने जा रहे हैं, तो ऊंटी कहाँ है? साउथ इंडिया में है, नीलगिरी पहाड़ी का एक पार्ट है और ये वहाँ का एक हिल स्टेशन है, बढ़िया हिल स्टेशन है। ठीक है, तो ऊंटी को ही उटक मंडकम या मंडक कह रहे हैं। दक्षिण भारत में कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पड़ता है। ठीक है, डिंडीगुल जिले में किसका शस्त्रागार था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो बताइए कि डिंडीगुल जिले में किसका शस्त्रागार था। ठीक है, कोई हैदर अली, टीपू सुल्तान टाइप के लोगों में से किसी एक का वहाँ पर शस्त्रागार था। अब आते हैं घाटियों पर। देखिए, जब पर्वत ऐसे बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसे सपोज करिए कि पर्वत है। ठीक है, ये पर्वत है। ठीक, तो इन दोनों पर्वतों के बीच में जो खाली स्थान है ना, ये ठीक, ये जो
हमने कलर कर दिया येलो कलर से। इसी को बोलेंगे घाटी, यानी कि पर्वत के नीचे साइड में और दूसरे पर्वत के शुरू होने में एक बहुत बड़ा गैप होता है, ठीक है। और वो जगह काफ़ी उपजाऊ होती है, वहाँ पर लोगों का बसेरा होता है, तो ये घाटी होती है। घाटियों में लोग घूमने जाते हैं। तो अभी मैं आपको जब घाटियाँ पढ़ाऊँगा तो आप समझ जाओगे। देखिए, हिमालयन समानांतर श्रेणी से निर्मित है, ये तो आपको पता है कि 3 समानांतर श्रेणियाँ चलती हैं, ठीक है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो 3 समानांतर श्रेणियों के बीच में जो है कश्मीर की घाटी पड़ती है, दून पड़ता है, जैसे पतली दून हो गया, देहरादून हो गया, ये सब कहाँ पड़ रहा है? उत्तराखंड में। कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ पड़ रही हैं हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी घाटी पड़ रही है गंगोत्री के समीप, और मंदाकिनी घाटी पड़ रही है केदारनाथ के समीप। आदि कई घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है, यानी कि इंटरसेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो दे आर इंटरसेक्टेड बाई मेनी वैलीज। कितनी वैलीज थी? तो कश्मीर वैली, दून वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, भागीरथी वैली, मंदाकिनी वैली, एटीसी। तो इनके द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है, मतलब काटा जाता है, और पर्यटकों के लिए आकर्षण के स्थान है, यानी कि यहाँ पर टूरिस्ट जो है घूमने जाते हैं और जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है, लोग रहते हैं, जैसा मैंने बताया है। तो कुल्लू घाटी कहाँ पड़ती है? अब घाटियों से कैसे प्रश्न आते हैं, घाटी का नाम देगा और पूछेगा कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है, एग्जैक्टली स्टेट बताइए। तो कुल्लू घाटी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। तो ये भी याद रखेंगे, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। बहुत सारे लोग कुल्लू और मनाली घूमने जाते होंगे, आप लोग में से भी बहुत सारे लोग गए होंगे। खूबसूरत जगह है, लेकिन पहाड़ में जितने जल्दी और सुरक्षित लौट आइए उतना बढ़िया है, ठीक है। तो क्योंकि जब एक बार वहाँ पर बर्फबारी स्टार्ट होती है, जो मेरा खुद का अनुभव है, तो बर्फबारी जब तक थोड़ी बहुत हो रही है, यानी कि स्नोफॉल जब तक थोड़ा सा हो रहा है, तब तक देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्नोफॉल जो है वो भारी मात्रा में होने लगता है, तो गाड़ियों के जैसे गाड़ियां अगर रखी हैं और वाइपर के ऊपर उसके पड़ गया, तो गाड़ियों के वाइपर ख़राब हो जाते हैं, गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती हैं, स्लिपेज होता है और बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती हैं वहाँ पर, ठीक। तो कुल्लू घाटी कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। नेलांग घाटी कहाँ पड़ती है? तो भारत के उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला जो है वहाँ पर पड़ती है, और गंगोत्री नेशनल पार्क में ही नेलांग घाटी, मतलब नेलांग घाटी में ही गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। भारत चीन सीमा के नज़दीक है सुरम में नेलांग घाटी, जो कि 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद थी, लेकिन 2015 में इसको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। मरखा घाटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, स्टार मार्क कर रहा हूँ। मरखा घाटी पड़ती है आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, और ये जो है प्रसिद्ध एक घाटी है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अभी आपको पता होगा कि लद्दाख में टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स का निर्माण हुआ है, जो कि मतलब केंद्र के द्वारा ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। और वहाँ पर वैसे भी जम्मू कश्मीर में बेसिकली चुनाव जैसी स्थिति पैदा हो रही है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो बाइफर्केशन हुआ, 2 यूनियन टेरिटरीज बनी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और अब वहाँ पर चुनाव की स्थिति है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो मरखा घाटी याद रखिएगा, लद्दाख में स्थित है। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू पर्वत के पास या उसके पीछे जूकू घाटी है। तो जूकू वैली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि नागालैंड में पड़ती है। नागालैंड किधर पड़ता है? अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो अरुणाचल, नागा, मनी, मिजो, ठीक है, इस तरह से होता है। तो नागालैंड आपका सेकंड मतलब लेवल पर पड़ेगा इस साइड से, ठीक है। तो वहाँ पर जूकू घाटी पड़ती है जफू पर्वत के पास। सांगला घाटी कहाँ पड़ती है? तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, और चारों ओर से पर्वत चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। तो अगर कभी ये पूछ लेता है कि बसपा नदी कहाँ की नदी है, तो आप बता सकते हो कि हिमाचल प्रदेश के पास बहने वाली नदी है बसपा नदी, जहाँ पर सांगला घाटी पड़ती है और चारों ओर से पर्वत श्रेणियाँ हैं, और एक और बसपा नदी वहाँ पर है, ठीक है। ये बसपा नहीं है यार, बसपा नहीं है, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है, बसपा नदी है, ठीक है, इंग्लिश देख लेना। युथांग घाटी गंगटोक में पड़ती है, युथांग घाटी, ठीक है। एक बार सर्च कर लीजिए आप लोग, तो GLOF की घटना क्या होती है, एक बार ही जाकर के आप लोग सर्च करिएगा गूगल पर, और ये भी सर्च करिएगा कि सिक्किम में किस लेक में ये घटना देखी गई है पिछले वर्ष, ठीक, नहीं इसी वर्ष देखी गई है, ठीक है। तो 149 पिछले वर्ष भी हुई थी, फिर इस साल फिर से हो गई है। 149 किलोमीटर दूरी पर रोडोडेंड्रॉन जो है प्रजातियों से ढकी हुई युथांग घाटी गंगटोक में स्थित है, ठीक है। रोडोडेंड्रॉन क्या है? तो रोडो जहां पर भी आता है जान जाइए वो रेड कलर का होगा, ठीक है। तो ऐसा डेंड्रेटिक स्ट्रक्चर, वृक्षाकार स्ट्रक्चर जो कि रेड कलर का है, यानी कि रेड कलर की झाड़ियों से ढका हुआ, उसको रोडोडेंड्रॉन बोलेंगे, और ये हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो युथांग घाटी गंगटोक की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आती है शांत घाटी, कई बार आपने सुना होगा साइलेंट वैली के नाम से इसका नाम, तो केरला में पड़ती है। इस वैली के कई सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर
आदमियों का जाना जो है अलाउड नहीं है। बहुत सारे मसाले इत्यादि चीज़ें जो है वहाँ पर होती हैं और मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स भी उगाए जाते हैं। ठीक है, तो शांत या मौन घाटी कहाँ पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, पश्चिमी घाट में। अब आता है दर्रे। तो दर्रे आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लेकिन दर्रे का हम लोग मैपिंग करेंगे, हो सकता है कल ही मैपिंग कर लें। ठीक है, तो दर्रे पढ़ लेते हैं पहले कि दर्रे होते क्या है। जैसे मान लो पहाड़ है, ठीक, तो पहाड़ के इस एरिया में भी दर्रे हो सकते हैं, और जो इसके नीचे का एरिया होता है इसको द्रोणी या बेसिन कह रहे हैं ना। जैसे घर में घर बनता है तो नीचे एक वो बनता है ना, आपका नींव बनती है। ठीक, तो सपोज करो कि उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर है कि ये पहाड़ बना और पहाड़ का ये एरिया जो है यहाँ आने जाने के लिए थोड़ी सी जगह या तो काट कर बना दी गई या तो प्राकृतिक रूप से बन गई। तो दोनों साइड से दर्रे बनते हैं, इसके बीच से भी और साइड से भी। ठीक है, तो दर्रे क्या होते हैं कि भाई एक साइड से दूसरे साइड जाने का जो रास्ता होता है, स्थल मार्ग होता है, उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा या पास कहते हैं। इसको ला भी कहते हैं। ठीक है, कई बार आप सुने होंगे जेलेपला, ठीक है, नाथूला। तो ला जो है वो भी उसका अर्थ होता है पास या दर्रा। तो जेलेपला के साथ फिर दर्रा नहीं लगाना है, वो जेलेपला हो गया। ठीक है, दर्रा पर्वत के द्रोणी यानी कि बेसिन से होकर के गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं, जिसमें से हमने आपका टीबी पे जो है पढ़ा दिया था। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये पढ़ा दिया था, और सेनकोटा दर्रा भी आपको पढ़ा चुका हूं मैं, पश्चिमी घाट वाला। जिनसे अगर जिन लोगों ने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें बाकायदे मैंने एक पूरा अलग से स्लाइड बना करके एक अलग से मैपिंग करवाई है। जिनसे होकर सड़क और रेल मार्ग गुजरते हैं दर्रे मिलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित कराकोरम दर्रा सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। लगभग 5,540 मीटर की ऊंचाई है कराकोरम दर्रे की। भारत में सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान जो है वो पड़ता है। ठीक, सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो यांगजी दीवान पड़ता है। कई बार लोग कराकोरम लगा करके आ जाएंगे, लेकिन इसका नाम है यांगजी दीवान दर्रा, जो कि 5,890 मीटर ऊंचा है। बुर्जिल दर्रा कहाँ पड़ता है? तो ये आपका श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, यानी कि बेसिकली जम्मू कश्मीर में पड़ रहा है। ठीक है, तो बुर्जिल दर्रा इसका नाम है। जोजिला दर्रा जो है, जोजिला लिखा हुआ है, जोजिला जो है जास्कर श्रेणी में पड़ता है, श्रीनगर से लेह जोड़ता है। देखिए जोजिला कैसे याद कर सकते हो? जोशीले से याद करो, जोजिला को जोशीले से याद करो कि जोजिला या जोशीले, देखो तो मिलता जुलता है। तो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। पीर पंजाल दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कुलगांव से कोठी जाने को जोड़ता है, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग जो बनी है वो बनिहाल दर्रे में ही बनी हुई है। ठीक, शिपकीला दर्रा क्या है? तो शिप लेकर के कोई जा रहा है आपका तिब्बत तक। ठीक, तो शिमला से शिप चलाना शुरू किए, चले गए तिब्बत तक। तो शिपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। बाड़ा लाचला जो दर्रा है वो मंडी से लेह जाने का मार्ग जोड़ता है। मंडी कहाँ पड़ता है? तो मंडी भी हिमाचल प्रदेश में है, जिससे लेह को कनेक्ट करता है आपका बड़ा लाचला दर्रा। ठीक है, थांगला दर्रा कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड और कुमायूं श्रेणी में थांगला दर्रा पड़ता है। माना, नीति, लिपुलेख ये सारे दर्रे कहाँ पड़ते हैं? तो आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं। तो भारत और तिब्बत के बीच में क्या पड़ रहा है? माना दर्रा पड़ रहा है, जिसे चिरबितिया ला या डूंगरी ला भी कहा जाता है। ये कहाँ पड़ता है एग्जैक्टली? तो उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उससे जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इस दर्रे में देवताल है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। ठीक है, फिर आता है लिपुलेख। तो मैंने बताया माना, नीति, लिपुलेख ये सारे दर्रे कहाँ पड़ते हैं आपका? उत्तराखंड में। तो लिपुलेख दर्रा भी भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथूला कहाँ पड़ता है? तो नाथूला पड़ता है आपका सिक्किम में। ठीक है, अब इस क्यों दिया हुआ है? तो लिपुलेख दर्रा मानसरोवर व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। जैसे दो तरीके से जा सकते हैं हम लोग कैलाश घाटी के लिए। एक तो नाथुला से होकर के जा सकते हैं, तो नाथुला आपका पड़ेगा सिक्किम में। आप यहाँ से सिक्किम जाओ, सिक्किम से फिर वो दर्रे के थ्रू आप लोग जा सकते हो कैलाश घाटी या मानसरोवर झील की ओर। दूसरा है कि आप उत्तराखंड जाओ और उत्तराखंड से लिपुलेख दर्रा पार करके चले जाओ। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। नाथुला दर्रा याद रखेंगे कि आपका सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम में नाथुला जो हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो मैं नहीं गया हूँ, हमारे फ्रेंड्स लोग बहुत सारे गए हैं, लेकिन मैं नाथुला तक नहीं गया था। मैं नीचे तक उसके हनुमान टोंक और गणेश टोंक ये सब जो है बाइक से घुमा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ तक मैं नहीं गया था।
छोड़िए वो सब बात। सिक्किम से राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर जो है पूर्वी ईस्ट साइड में स्थित है नाथुला। चीनी मतलब वहाँ पर चीनी बेस भी दिखाई देता है और इंडियन बेस भी, दोनों अगल बगल आपको दिखाई देगा, मतलब चाइना दिखाई देगा डायरेक्टली। और तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में जाकर के खुलता है। नाथुला भारत और चीन के मध्य तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है, यानी कि ट्रेड एग्जिट पॉइंट एक तरह से आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा दो अन्य पॉइंट हैं, लिपुलेख और हिमाचल प्रदेश में शिपकीला। ठीक है, 1962 में भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उसमें नाथुला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को फिर से खोल दिया गया है। सिक्किम में स्थित जेलेपला भी एक दर्रा है जो कि पूर्वी सिक्किम के ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। पूर्वी सिक्किम के हिस्से को ल्हासा वाले हिस्से से जोड़ता है तिब्बत वाले हिस्से से। ठीक है, मतलब ल्हासा जो पर्वत श्रेणी है या ल्हासा जो क्षेत्र है वो तिब्बत में बेसिकली पड़ता है। बोमडिला कहाँ स्थित है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, कामेंग जिले में, और ये भी ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। यांग्याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि यांग्याप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। फिर आता है दीफू दर्रा और पांगसाड दर्रा। तो दीफू दर्रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पांगसाड दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। वहीं मणिपुर का तुजू दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का रास्ता गुजरता है यहाँ से। ठीक है, तो कुछ दर्रे देखिए दिए हुए हैं कि यांग्याप दर्रा यहाँ पर है, यहीं से आपका जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है वो एंट्री लेती है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा बोमडिला, जेलेपला, नाथुला, तुजू दर्रा, दीफू दर्रा, ठीक है, यहाँ पर यांगसाड दर्रा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैपिंग के माध्यम से नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। वहीं हम लोग कुछ दर्रे और जो साउथ इंडिया में हैं उसको भी देख करके इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देते हैं। क्या क्या है? तो अगला है कि पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई है, जहां पर प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें आता है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में थाल घाट दर्रा है जो कि मुंबई से नागपुर कोलकाता रेजमार्ग को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली मुंबई से नागपुर को कनेक्ट कर रहा है आपका थाल घाट दर्रा। फिर आता है भोर घाट दर्रा जो कि खांडला घाट भी कहलाता है। यह मुंबई से पुणे, बेलगांव, चेन्नई, यानी कि सिंपली जानो कि मुंबई पुणे को कनेक्ट करता है। हालांकि बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग जो है वो भी उसी से, और सड़क मार्ग जो है वो उसी से गुजरता है। फिर आता है पालघाट दर्रा, नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। पालघाट दर्रा पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्रे को कालीकट, त्रिचूर और कोयम्बटूर इरोड के रेल और सड़क मार्ग से गुजरते हैं। सब कुछ हम लोग एक बारी देख चुके हैं, एक बारी आप पॉज करके फिर से इस चीज़ को पढ़ लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, भारत के अन्य प्रमुख दर्रों में हम लोग देखेंगे चांगला दर्रा आता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, बुमला आता है अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। ये बंद हो जाता है बेसिकली कुल्लू मनाली जाने के लिए। आपको ऊपर जब जाओगे ना तो रोहतांग पास से जाना पड़ता है, तो कुछ महीनों में जबकि ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो इसको बंद कर दिया जाता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में ये भी जो है बर्फ से ढक जाता है और आवागमन बंद हो जाता है। ठीक है, फिर लद्दाख में है उमलिंगला दर्रा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उमलिंगला दर्रा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने कभी कभार देखा भी होगा शॉर्ट्स में कि लोग बाइक लेकर के जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग सड़क, मतलब मोटरेबल रोड है यहाँ पर, मोटरेबल। ठीक है, मोटरेबल रोड यहाँ पर है। किसने बनाया है? BRO ने बनाया होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी इसके लिए दिया गया है। पहले ये बोलीविया के पास था, सबसे ऊंची जो मोटरेबल रोड थी उसकी। ठीक, तो ये यहाँ पर टेबल दिया हुआ है। टेबल पढ़ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो टेबल ही आपका काम आएगा एग्जामिनेशन के लिए। बाकी तो सारा मोह माया है जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन टेबल अगर आपको याद है तो फिर टेबल के अलावा कुछ भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लद्दाख में खारदुंगला, कराकोरम, जोजिला, चांगला, ये सब लद्दाख में पड़ता है। फिर आता है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। शिपकीला, रोहतांग, बड़ा लाचाला, उसके बाद यांगजी दीवान जो सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, ये सारे हिमाचल प्रदेश में। जितना मैं टिक कर रहा हूँ उतना जरूर से याद रखेंगे। फिर आता है मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख। ठीक है, ये सारे दर्रे उत्तराखंड में पड़ते हैं। नाथुला, जेलेपला, ये सब सिक्किम में पड़ता है। देखिए पहला जो टारगेट होगा वो ये होगा कि जितनी हाईलाइटेड चीज़ें हैं उसको 2-3 दिन में याद कर जाओ। ठीक, जितनी नॉन हाईलाइटेड चीज़ें जो मैंने छोड़ दी हैं, फिर वो आता है प्रो लेवल पे, मतलब एग्जाम निकालने के लिए वो सारी चीज़ें याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उससे प्रश्न आ गया तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो पहले लेवल पर जितना मार्क कर रहा हूँ वो पढ़ना है और दूसरे लेवल पर अपना लेवल अप करके उसको करना है। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांग्याप और दीफू दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। से ला भी होता है, से दर्रा जो है। ठीक है, तुजू दर्रा
एक ही है मणिपुर में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में पड़ता है, पाल घाट आपका केरल में पड़ता है। कल हम लोग हिम रेखा पढ़ेंगे कि ये जानेंगे कि 4000 मीटर के ऊपर जैसे ही हम लोग जाते हैं तुरंत जो है हिम रेखा पाई जाती है, और वो 4000 मीटर के ऊपर जाने पर जो है आइस दिखने लगती है, उसी को हिम रेखा कह रहे हैं। ठीक है, तो कल हम लोग कुछ चीज़ें इसकी पढ़ेंगे, कुछ ग्लेशियर्स के बारे में जानेंगे, बाकी मैपिंग करेंगे। ठीक है, दर्रों की मैपिंग कर लेंगे, अगर हो पाएगा तो हम लोग कुछ नदियों की भी मैपिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। जो भी सुझाव है दे दीजिएगा। कल प्रश्न पूछूंगा सबसे पहले आप लोगों से, उसके बाद फिर दर्रे मार्क कराऊंगा, फिर आगे की जितनी चीज़ें बची हुई हैं इस चैप्टर की वो कंप्लीट करेंगे। और अब जैसे टेक्स्ट कम करेंगे, बस थ्योरी के माध्यम से कर लेंगे और आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यानी कि थ्योरी के माध्यम से का मतलब ये हुआ, गलत बोल दिया हूँ, मैपिंग के माध्यम से हम चीज़ें कवर करेंगे। जैसे नदियाँ कवर करनी है तो बस मैपिंग कर लेंगे, एक टेबल देख लेंगे कौन सी नदी कहाँ निकलती है, कितनी लंबी है। ठीक है, बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।